नमस्कार, चार बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और आज की पहली बड़ी खबर उत्तराखंड से है, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं। वहीं दूसरी बड़ी खबर कानपुर जिले से है, जहां सीएम योगी ने कानपुर वासियों को करोड़ों रुपए की सौगात दी है। तीसरी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर कांग्रेस ने बगावत करते हुए बीजेपी को दखलंदाज किया है। और चौथी खबर, सीएम शिवराज छिंदवाड़ा दौरे पर पहुंचे हैं। तो चलिए शुरू करेंगे चार बड़ी खबरें। चलिए शुरू करेंगे पहली बड़ी खबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड प्रवास के दूसरे दिन सुबह राजभवन स्थित राज प्रज्ञेश्वर महादेव मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना के साथ रुद्राभिषेक किया। राष्ट्रपति ने राजभवन स्थित नक्षत्र वाटिका का उद्घाटन किया। इस दौरान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और प्रथम महिला गुरमीत कौर समेत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। बता दें कि पूजा अर्चना के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 97वां आधारिक पाठ्यक्रम में शामिल होने मसूरी पहुंची। सीएम पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल भी उनके साथ मसूरी पहुंचे। दूसरी ओर दून विश्वविद्यालय में तीसरे दीक्षांत समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विश्वविद्यालय में 669 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान करेंगी। साथ ही मेधावी छात्र छात्राओं को मेडल भी दिए जाएंगे। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन के विद्यार्थियों और शिक्षकों की मदद से किया जाएगा। तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड पहुंची। यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में अब तक शिरकत की और इसके बाद भी वे कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाली हैं। यहां पर मेधावी छात्र छात्राओं का उन्होंने सम्मान किया। पूजा अर्चना उन्होंने की। यहां पर पहुंचने के बाद उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी नजर आए और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ नजर आए। तो 2-3 दिवसीय प्रवास पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड पहुंची। मसूरी यहां पर पहुंची वो, जहां पर जोरदार स्वागत उनका किया गया और बच्चों को उन्होंने जिस तरह से सम्मानित किया, इसके बाद उनके लिए कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन बच्चों के बीच पहुंची, जहां पर बच्चों का उत्साह देखने योग्य था। इनके साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी और लेफ्टिनेंट गुरमीत जनरल भी मौजूद रहे। आगे भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां रहने वाली हैं उत्तराखंड में और भी कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाली हैं। तो चलिए अब बढ़ेंगे दूसरी बड़ी खबर की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कानपुर में निकाय चुनाव की आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले शहर को 387 करोड़ रुपए से ज्यादा की 272 परियोजनाओं का तोहफा दिया। वीएसएसटी कॉलेज के मैदान से एक बटन दबाकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहर को ये उपहार दिया। बता दें, इस दौरान सीएम योगी ने बच्चों से भी मुलाकात की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री लाभार्थियों को योजनाओं के प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए और बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार भी किया गया। बता दें, सीएम योगी ने 11 पुरुष और 11 महिला उद्यमियों को भी सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि गंगा को प्रदूषण मुक्त कर कानपुर का औद्योगिक स्वरूप वापस लौटाएंगे। अब कोई अपराधी, कोई भी ऐसा समाज विरोधी तत्व जो पहले एक चौराहे पर किसी बेटी या बहन को छेड़ता हो, दूसरे चौराहे पर डकैती डालने का दुस्साहस करता हो, अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा एक एक गतिविधि को कैद करके रखेगा। अगर किसी ने एक चौराहे पर कोई शरारत की या कोई डकैती डाली तो अगले चौराहे पर भागते से पहले ही वह सारी तस्वीरें कैद हो जाएंगी और अगले चौराहे तक पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। भाइयों बहनों, अब कोई भी सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात आपने सुनी। यहां पर जब वो पहुंचे उन्होंने लोगों को संबोधित किया। करीब 300 करोड़ से भी ज्यादा रुपए की परियोजनाओं का तोहफा उन्होंने कानपुर वासियों को दिया। यहां पर उन्होंने बच्चों से भी मुलाकात की जब वो वीएसएसटी कॉलेज पहुंचे और उन्होंने लाभार्थियों को
योजनाओं के प्रमाण पत्र भी वितरित किए। बच्चों को अन्नप्राशन संस्कार भी उनका कराया गया। सीएम योगी ने 11 पुरुष और महिलाओं को जो उद्यमी हैं उनको सम्मानित किया। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता प्रदीप राठौर से, कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने करीब 300 करोड़ से ज्यादा रुपए की परियोजनाओं की जो सौगात है कानपुर वासियों को दी है। यहां पर वे कार्यक्रम में पहुंचे थे और ये भी देखा जा रहा है कि बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार भी कराया गया। जी देखिए, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर आए थे और उन्होंने 387 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात कानपुर वासियों को दी है, जिसमें कारगिल वाटर पार्क में बोटिंग को लेकर के है और स्पोर्ट्स को लेकर के उन्होंने कई करोड़ों रुपए की सौगात दी है और रोडों के चौड़ीकरण के लिए भी उन्होंने करोड़ों का एक बजट और एक सौगात कानपुर वासियों को दी है। इसी के साथ में उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। अपनी जनसभा को संबोधित करते दिखे योगी आदित्यनाथ ने एक अपने भाषण में कानपुर वासियों को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और उन्होंने कई बातें ऐसी बताई, जैसे कि उन्होंने अपने भाषण में एक बयान दिया जिसमें साफ तौर पर उन्होंने ठोको नीति के तहत उन्होंने बताया कि उन्होंने कानपुर शहर में जो स्मार्ट सिटी कैमरे लगवा रखे हैं, स्मार्ट सिटी कैमरे के विश्लेषण के संबंध में उन्होंने थोड़ा सा बताया कि यदि कोई आपराधिक व्यक्ति किसी चौराहे पर कोई घटना करता है या किसी बेटी को छेड़ता है या किसी कोई आपराधिक गतिविधि करता है या कोई डकैती जैसी कोशिश करता है तो उस व्यक्ति को अगले चौराहे पहुंचने से पहले ही कानपुर पुलिस उसको ढेर कर देगी। जी, यानी कि बड़े बड़े वादे यहां पर करते नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ और जिस तरह से एक पनिशमेंट की बात उन्होंने कही अपराधों पर रोकथाम के लिए कि एक चौराहे से दूसरे चौराहे तक भी अपराधी नहीं पहुंच पाएगा। क्या लगता है कितना कारगर साबित होगा ये, कितना वाकई इस पर काम किया जाएगा? क्योंकि लगातार जब सीएम योगी आदित्यनाथ ऐसे क्राइम को कंट्रोल करने की बात करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी क्राइम जो है यूपी में थम नहीं रहा है। अब इस तरह का बयान जब उन्होंने दिया है, क्या लगता है विपक्ष जो है या बाकी जो पार्टियां हैं हमलावर हो सकती हैं उनके इस बयान को लेकर? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पूरे कानपुर शहर में कानपुर स्मार्ट सिटी, जब कानपुर शहर को कानपुर स्मार्ट सिटी बनाया गया तब लगभग 66 करोड़ रुपया केवल इन कैमरों पर खर्च किया गया था। वो पैसा सरकार का था और इन हर एक चौराहे पर कैमरे लगा रखे हैं जिससे कि ई चालान्स भी होते हैं और जो आपराधिक गतिविधियां भी उन कैमरों में कैद होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब कई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनका खुलासा पुलिस 30-30 दिन 35-35 दिन में नहीं कर पाती है, तो उसमें इन सारी बातों की कहीं ना कहीं पोल खुलती हुई नजर आती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से आज साफ तौर पर ये बताया कि इन कैमरों की खासियत बताई कि इन कैमरों से अगर कोई अपराधी एक चौराहे पर कोई क्राइम करेगा या अपराध करेगा तो उसको दूसरे चौराहे वो पहुंच नहीं पाएगा और उसको कानपुर पुलिस वहीं ढेर कर देगी। ये ढेर करने वाली जो बात योगी आदित्यनाथ जी ने कही, ये साफ तौर पर ये साबित करती है कि कानपुर पुलिस अपराधों को रोकने के लिए बिल्कुल निपुण है और कोई भी अपराध नहीं हो सकता है, किसी भी प्रकार की तहरीर देने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई आपराधिक गतिविधि होती है, चौराहे से देख रहे उनके ऑफिसर्स जो भी उन कैमरों को ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन प्रदीप जी ढेर कर देने वाली बात तो देखिए ये तो कानून में भी कई तरह के रूल्स हैं, हर अपराधी की एक अलग सजा है। मान लीजिए किसी ने अगर 500 रुपए चोरी करके यदि कोई व्यक्ति भागते नजर आ रहा है तो उसको वहीं पर ढेर तो नहीं किया जा सकता ना। अगर किसी ने मर्डर किया है या कुछ ऐसी घटना, बड़ी घटना वहां पर हुई है जिस तरह से सीएम योगी ने कहा कि ढेर कर दिया जाएगा, तो ये ढेर करने वाली बात हर अपराधी पर कैसे लागू हो सकती है? हर उस अपराधी पर जिसका अपराध इतना बड़ा ना हो कि उसे उसी समय जो है ढेर कर दिया जाए। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ जी अपने पहले भी विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं, उसी तरह की अपनी खड़ी भाषा के लिए जाने जाते हैं। जैसे कि आप ऑपरेशन लंगड़ा के बारे में सुनते ही हैं। यदि कोई किसी लड़की को छेड़खानी करता है या छेड़छाड़ करता है, इससे पहले भी कई अपराधों में योगी आदित्यनाथ की पुलिस लगातार लोगों को ढेर करती हुई नजर आ रही है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत हाफ एनकाउंटर करती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं कोई भी अपराधी अगर कानपुर पुलिस कोई भी एनकाउंटर करती है या उत्तर प्रदेश की किसी भी शहर में पुलिस एनकाउंटर करती है
तो उसको आप अगर उसकी देखा जाए तो किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन अब सरकार उसके पक्ष में है और सरकार ये कहती है कि हाँ ठीक है, ठोको नीति अपनाओ। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं ये कह रहे हैं कि अगले चौराहे पहुंचने की जरूरत नहीं है, उसको वहीं ढेर कर दिया जाए, तो इसमें पुलिस का भी मनोबल बढ़ता है और इस तरीके के कृत्य करते हुए नजर आते हैं और उन्हें इस तरीके की कार्रवाई करने में कोई भी असुविधा नहीं होती है। जी, एक और सवाल है मेरा आखिरी आपसे। आपने जैसे कहा कि करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की उन्होंने यहाँ पर सौगात दी है कानपुर वासियों को। सड़क निर्माण की भी जैसे आपने बात कही, करोड़ों रुपए की सड़क की जो है अब बनाया जाएगा सड़क वहां पर। लेकिन इससे पहले भी देखा गया है कि जब सड़क बनी है तो कई वीडियोज भी वायरल हुए हैं और समाजवादी पार्टी भी हमलावर रही है। जैसे बात की जाए बड़े बड़े ब्रिजेस की, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन रोड हमने देखे हैं, नए रोड बने हैं, नए पुल बने हैं और वो ही अगले एक हफ्ते में उखड़ जाते हैं। तो क्या इसी तरह की गुणवत्ता की अगर सड़क बनते रहेंगे, ऐसे ही करोड़ों रुपए खर्च होते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को एक मुद्दा मिलेगा सरकार पर हमला बोलने के लिए? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कई ऐसे सड़कें बनी है। जिस सड़क की ये बात कर रहे हैं चौड़ीकरण करने की, बिठूर से लेकर चौबेपुर तक की सड़क को ये चौड़ीकरण करने की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कोई भी व्यक्ति यदि लखनऊ से कानपुर जाता है या कानपुर से यदि कोई दिल्ली जाता है, एक्सप्रेस वे अगर उसको पकड़ना है तो उसी रास्ता को अपनाता है और वो अत्यधिक व्यस्त रास्ता है। लेकिन उसके बावजूद वो रास्ता काफी सकरा होने के कारण काफी लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर के नगर निकाय चुनाव के पहले योगी आदित्यनाथ जी ने कानपुर आकर के ये बताया कि इस सड़क को चौड़ा किया जाएगा और इसमें कई करोड़ रुपए की लागत लगाई जाएगी और इस सड़क को चौड़ा किया जाएगा। लेकिन गुणवत्ता की अगर बात करें तो आज के समय में कोई भी इंजीनियर्स हो या जो भी सड़क बनाने वाले ऑफिसर्स हो जिनके अंडर से ठेके पास होते हैं, वो गुणवत्ता को ध्यान नहीं देते हैं और लगातार जो सड़कें आज बनती हैं, अगर आप उनको कुछ ही महीनों की मैं बात नहीं करता हूँ, कुछ सड़कें तो ऐसी भी हैं जो कि अगर आज सड़क बनती है 1 महीने बाद भी अगर आप उस सड़कों को देखते हैं तो वो सड़कें उखड़ती हुई नजर आती हैं। और इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया था कि पूरे उत्तर प्रदेश में गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी, लेकिन गड्ढा मुक्त सड़कें कहीं नहीं हुई। आप अधिक व्यस्त सड़कों की अगर बात कर ले, उत्तर प्रदेश में कहीं भी गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं है। जी, यानी कि भाषण दिए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर जिन लोगों को काम दिया जाता है, जिन्हें ठेका दिया जाता है, वो कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से नहीं निभाते हैं और अपने कर्तव्य का ठीक तरह से पालन नहीं करते, जिस वजह से कहीं ना कहीं सरकार का नाम धूमिल होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी इस खबर पर हम तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए अब इसी के साथ बढ़ेंगे तीसरी बड़ी खबर की तरफ, जहां पर हिमाचल प्रदेश में रिवाज कायम रखने वाली कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर दिया है। हिमाचल में मिली इस बड़ी जीत से छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का पार्टी में कद बढ़ गया है। अब हिमाचल प्रदेश में सीएम कौन होगा, इस पर मंथन हो रहा है, जिसमें भूपेश बघेल अहम भूमिका में है। बता दें, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव और भानुप्रतापपुर उपचुनाव में मिली जीत के पीछे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सियासी रणनीति मानी जा रही है, जिसके आगे बीजेपी के सारे दावे और हथकंडे नाकाम हो गए हैं। बता दें कि कांग्रेस हाईकमान ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पर विश्वास जताते हुए उन्हें हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए राज्य का पर्यवेक्षक बनाया था। हिमाचल की जिम्मेदारी मिलते ही भूपेश बघेल भी पूरे चुनाव के दौरान सक्रिय रहे। सीएम भूपेश ने चुनावी घोषणा पत्र ही नहीं, चुनावी रणनीति भी बनाई। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने कई जनहितैषी योजनाएं चला रखी हैं, जिनको हिमाचल के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया गया। महसूस कर रहे हैं 40 सीट। देखिए, हमने तो पहले ही कहा था कि हिमाचल की जो रीति रिवाज है, संस्कृति है, परंपराएं हैं, देवभूमि की जो हमारी बहुत रिच कल्चरल ट्रेडिशंस है, वो जीवित रहेंगे। रिवाज जो परंपराएं जो चलती आई है वो चलती रहेगी। इनको पता नहीं किसने कह दिया कि ये नारा दो रिवाज बदलने का, मगर रिवाज कभी बदला जाता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ जीत हुई है, उसके लिए मैंने पिछले कल भी प्रदेश की जनता का, अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद किया था। आज फिर से मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूं। होगा, आपको स्टेट को जिताना होगा, उस काम को मैंने बड़ी निष्ठा और ईमानदारी के साथ किया और इसका परिणाम आज हमारे सामने है। बिल्कुल, दे कैन नॉट निग्लेक्ट हिज फैमिली, दे कैन नॉट निग्लेक्ट, बिकॉज उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के चेहरे पर, उन्हीं के कामों को लेकर हमने ये इलेक्शन जीता है।
ऐसा तो नहीं हो सकता कि नाम आप उनका यूज करो, चेहरा उनका यूज करो, फैमिली उनकी यूज करो और आप श्रेय किसी और को दो। ऐसा तो हाईकमांड भी नहीं करेगी। तो इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे हमारी संवाददाता निशा द्विवेदी से, रायपुर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। निशा, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को बड़ी जीत हासिल हुई है और इसका श्रेय कहीं न कहीं सीएम भूपेश बघेल और उनकी बनाई रणनीति को जा रहा है। जी हर्षिता, भूपेश बघेल लगातार अपनी काबिलियत साबित कर रहे हैं। जिस प्रकार हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए और उसके नतीजे आए, 40 के लगभग जो है कांग्रेस की बहुमत आई और वहीं 25 में सिमट कर जो है बीजेपी रह गई। और कहीं ना कहीं भूपेश बघेल जिस प्रकार प्रियंका गांधी के साथ मिलकर लगातार प्रचार प्रसार हिमाचल प्रदेश में कर रहे थे, सीनियर ऑब्जर्वर वहां पर बनाए गए, तो उनका जाहिर सी तौर पर जो है कांग्रेस में उनका कद अब बढ़ रहा है और केंद्र की भी नजर अब भूपेश बघेल पर है। जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में उन्होंने सरकार में आने के बाद जो कर्ज माफी है किसानों की, उस पर ध्यान दिया, उसी के साथ गौधन न्याय योजना लेकर आए और भी कई सारी स्कीम लेकर आए और उसी के तर्ज पर वो हिमाचल प्रदेश में भी जब जनता से रूबरू हो रहे थे तो उन्हें छत्तीसगढ़ मॉडल बताया जा रहा था। और जो उनकी जो मैनिफेस्टो जारी किया गया था उसमें भी छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा थी, कर्ज माफी को लेकर के, पेंशन बहाली को लेकर और जो तमाम मुद्दे थे, गौधन न्याय योजना को लेकर के लोगों के बीच जब भूपेश बघेल जा रहे थे हिमाचल प्रदेश की, तो कहीं ना कहीं जनता भी भूपेश बघेल को सुन रही थी और इसी का फायदा इन चुनावों में निकल कर आया और पूर्ण बहुमत के साथ आज हिमाचल प्रदेश में इनकी सरकार बनी है। वहीं पर्यवेक्षक के तौर पर भूपेश बघेल एक बार फिर से रवाना हो चुके हैं और आज जो शाम में विधायक दल की जो बैठक होने वाली है उसमें भूपेश बघेल सम्मिलित होंगे। और जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा था कि जो हिमाचल प्रदेश के पर्यवेक्षक है वही तय करेंगे कि वहां पर सीएम कौन होगा, क्योंकि मेहनत लगातार देखने को मिल रही थी। जिस प्रकार भूपेश बघेल अपनी काबिलियत के लिए अब जाने जाएंगे, चाहे संगठन को जोड़ने की बात होगी या फिर सरकार बनाने की बात होगी, क्योंकि हम देख रहे थे कि 2 राज्यों में ही सिमट कर रह गई थी कांग्रेस, लेकिन एक बार फिर से लड़खड़ाती कांग्रेस को भूपेश बघेल ने अपने हाथों से पकड़ा है। जी हर्षिता, यानी कि छत्तीसगढ़ के अलावा, राजस्थान के अलावा हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस का बड़ी मजबूती से निखरकर सामने आई है और छत्तीसगढ़ के अलावा हिमाचल प्रदेश वासियों ने भी सीएम भूपेश बघेल पर विश्वास जताया और वाकई इतनी बड़ी जीत कांग्रेस को मिली है वहां पर। जी हर्षिता, बिल्कुल। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी लगातार गुजरात मॉडल को लेकर पूरे देश भर में जो है चुनाव के समय हम देखते हैं कि गुजरात मॉडल पर चर्चा की जाती है और उसी पर वोट मांगा जाता है, उसी प्रकार अब देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी भी छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर अब जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां पर जा रही है और छत्तीसगढ़ के मॉडल पर लोगों को जो है उनसे वोट की अपील कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार भूपेश बघेल की सरकार काम कर रही है लगातार और उन्हीं की गिनती वो अलग अलग राज्यों में, जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां पर वो करवा रहे हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा फायदा देखने को मिला है और सरकार तो अब बनी गई है। अब आज पता चलेगा कि आखिर वहां का मुख्यमंत्री कौन होता है और पर्यवेक्षक की सहमति से किसे चुना जाता है विधायक दल का नेता। जी बिल्कुल निशा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है, जिसके बाद से बीजेपी को अब सत्ता से कांग्रेस ने बेदखल कर दिया है। और इसी के साथ चौथी और आखिरी बड़ी खबर की तरफ रुक कर लेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान इस समय छिंदवाड़ा दौरे पर हैं, जहां उन्होंने अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए बिछुआ सीएमओ को मंच से ही निलंबित कर दिया। ये कार्रवाई सीएम ने कार्य में लापरवाही बरतने पर की है। बता दें कि इससे पहले भी उन्होंने कई अधिकारियों को मंच से सस्पेंड किया है। इसी के साथ सीएम ने छिंदवाड़ा शहर के बहुप्रतीक्षित खजरी रोड स्थित आरओबी समेत 143 प्रोजेक्ट का लोकार्पण कर भूमि पूजन किया। इसके साथ ही बिछुआ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी लोकार्पण उन्होंने किया। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुल 54 योजनाओं का लोकार्पण किया। लेकिन मुझे खबर मिली है कि एक ब्लॉक में कहीं राशन की दिक्कतें आ रही है। सही बात है कि मैं कलेक्टर को निर्देश दे रहा हूं, देखो मैं कलेक्टर को निर्देश दे रहा हूं तुरंत जांच करें। देखो मेरा सीधा फैसला है, अगर गरीब का राशन कोई खाएगा तो छोड़ूंगा नहीं, किसी भी कीमत पे हथकड़ी लग के जेल जाएगा। ऐसे बदमाशों को मैं नहीं छोड़ूंगा।
ये पूरी जांच करवाई जाए और गड़बड़ अगर कहीं है तो छोड़ना नहीं है, पूरी जांच होकर मेरे पास रिपोर्ट आ जाए। देखो जी, इस तरह के जो माफिया पैदा हो गए, सत्ता के दलाल जो जनता का हक खाने की कोशिश करते हैं, उनका एक ही उपाय है, उनको कुचल दो, उनको समाप्त कर दो, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। और इसलिए अच्छा काम करने वालों का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन गड़बड़ अगर कहीं पाई जाती है तो उसको छोड़ता नहीं। सीएम हमारी जन सेवा अभियान के सब लोगों को लाभ मिलना अगले महीने से प्रारंभ हो जाएगा। अभी हमने सिंचाई योजनाओं में छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स की योजना, उस पर भी काम शुरू हुआ है। इरिगेशन वाले हैं क्या? और ज्यादा जानकारी इस पर लेंगे हमारे संवाददाता मुकेश तिवारी से, छिंदवाड़ा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश जी, सीएम शिवराज छिंदवाड़ा दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने एक सीएमओ को भी जो है निलंबित किया है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा सीता जी कि शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा दौरे पे आए। बिछुआ में यहाँ पर उन्होंने सभाएं ली। सभा के अंतर्गत लापरवाही काम में लापरवाही के चलते जो नगर परिषद के सीएमओ हैं उनको निलंबित किया है, और साथ ही सीएचएमओ जो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी, इनको भी साथ में निलंबित किया है। चूंकि इनको पूर्व में भी उन्होंने, जब इसके पहले सभा हुई थी जन सेवा के तहत, जब रामाकोना में सभा हुई थी, तब वहां पे भी उन्होंने सीएचएमओ को सस्पेंड किया था और फिर वो बहाल हो चुके थे। इसको दोबारा फिर आज उन्होंने निलंबित कर दिया। जैसा कि देखा जा रहा है, सीएमओ सीएमएचओ दोनों को ही सस्पेंड सीएम शिवराज ने किया है। तो किस तरह की लापरवाहियां बरती जा रही थी, क्या अनियमितताएं पाई जा रही थी, जिसके बाद सीएम शिवराज को इतना बड़ा एक्शन लेना पड़ा? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बिछुआ नगर पंचायत है, यहाँ पर सीएमओ जो हैं वो काम में लापरवाही बरत रहे थे, और जो शासन की योजना है वो जनता तक नहीं पहुंच पा रही थी, और वो यहाँ छुट्टी पे चले गए थे। उनको मालूम था कि सीएम से दौरा है, वो छुट्टी पे चले गए। तो जैसे ही उन्होंने यहाँ मंच से आवाज लगाई, उनको जानकारी मिली कि सीएमओ नहीं है, तो उन्होंने तो तुरंत तत्काल से घोषणा कर बोल दी कि मैं उन्हें निलंबित करता हूँ प्रभाव से। और साथ ही सीएमएचओ जो है उनको पूर्व में लापरवाही, आयुष्मान कार्ड को लेकर जो कार्ड बनने थे उसमें लापरवाही बरती गई थी, तो उन्होंने जन सेवा जो चालू हुआ था अभियान, तब रामाकोना में सीएचएमओ को सस्पेंड किया था, और फिर वो 2 महीने बाद बहाल हो गए थे। तो उसको आज जैसे वो जानकारी कि ये दोबारा इस पद पे आ गए हैं, तो उनको फिर से आज उन्होंने निलंबित कर दिया। जी, ये तो हो गई निलंबित करने वाली बात। यहाँ पर जिस तरह से ये भी देखा जा रहा है कि कई परियोजनाओं का लोकार्पण भी जो है सीएम शिवराज ने किया है, सौगात भी छिंदवाड़ा वासियों को दी है। जी, जिले वासियों को जो सौगातें मिली है, अलग अलग परियोजनाओं का, अलग शासन की योजनाओं का लाभ मिला है, और कहीं ना कहीं सीएम शिवराज छिंदवाड़ा को कोई ना कोई घोषणा करते रहते हैं, क्योंकि ये पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का गढ़ है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का पूरा फोकस रहता है कि छिंदवाड़ा में जो भी योजनाएं होती है यहाँ पे वो लागू करते हैं और सौगातें देते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा दौरे पर रहे। यहाँ पर उन्होंने जिलेवासियों को कई परियोजनाओं की सौगात दी। इसके अलावा उन्होंने मंच से ही सीएमओ और सीएमएचओ को भी निलंबित किया। बिछुआ सीएमओ को सीएम शिवराज ने निलंबित किया। कार्य में लापरवाही बरतने के कारण सीएम शिवराज ने इतना बड़ा कदम उठाया। तो 4 बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।